नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और मैं हूं आरती देशवाल। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत एक बड़ी खबर से। चंडीगढ़ में आज हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण है। तो हरियाणा निवास में बैठक होगी, दोपहर बाद 3 बजे ये बैठक होनी है। इस बैठक में निर्दलीय विधायक और जेजेपी विधायक भी शामिल होंगे। महत्वपूर्ण की बैठक है। तो हरियाणा बीजेपी के सभी 40 विधायक, जेजेपी के सभी 10 विधायक और सरकार समर्थित निर्दलीय विधायक भी बैठक का हिस्सा बनेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी और राष्ट्रपति चुनाव से पहले इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी विधायक दल की ये बैठक है जिसमें कि जेजेपी और निर्दलीय विधायक भी शामिल होंगे। चंडीगढ़ से ही बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के खाते में एक और निकाय चेयरमैन। डिप्टी सीएम से मिली नारनौल नगर परिषद चेयरमैन कमलेश सैनी। निर्दलीय चुनाव जीतकर चेयरमैन बनी है, लेकिन इससे पहले संगठन में जिम्मेदारी इनके पास रही। जेजेपी की राष्ट्रीय महासचिव रही हैं। विधानसभा चुनाव भी जेजेपी की टिकट पर इनकी ओर से लड़ा गया था। तो डिप्टी सीएम से इन्होंने मुलाकात की है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से ये मिली है और जेजेपी में अब ये शामिल हो गई है। हालांकि पहले भी जेजेपी से इनका नाता पुराना रहा है, लेकिन अब जेजेपी के खाते में एक और चेयरमैन की सीट गई है। तो कल दिन भर जेजेपी को लेकर सवाल उठते रहे कि उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, ना डबवाली में, रानिया में, नरवाना उचाना में भी नहीं जीत पाई। लेकिन अब दावा ये है कि कुछ निर्दलीय जो कि जेजेपी के थे, लेकिन निर्दलीय चूंकि मैदान में थे, अब वो जेजेपी के साथ आ सकते हैं। सिलसिला ये शुरू हुआ है। नारनौल से नगर परिषद चेयरमैन सैनी जेजेपी के साथ आ गई है। एक और चेयरमैन जेजेपी के खाते। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का जाना लगभग अब तय माना जा रहा है। तो सियासी उठापटक के तीसरे दिन शिवसेना के 41 विधायक समेत 50 विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। शिंदे को दल बदल कानून से बचने के लिए सिर्फ 37 विधायकों की ही जरूरत है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट अभी भी बरकरार है। एक और जहां सीएम उद्धव ठाकरे ने सरकारी बंगला खाली कर दिया, तो वहीं एकनाथ शिंदे अभी भी अड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में विधायकों के साथ साथ अब सांसद भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में आते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि 17 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। ठाणे के सांसद राजन विचारे और कल्याण के सांसद श्रीकांत शिंदे गुवाहाटी में मौजूद हैं। वसीम सांसद भावना गवली, पालघर सांसद राजेंद्र गवित, रामटेक सांसद कृपाल ने भी अपना समर्थन दिया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सत्तारूढ़ सहयोगी कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने सुझाव दिया है कि विद्रोही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया जाए। वहीं बागी विधायक सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार गिरने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि अभी जानकारी है कि उद्धव ठाकरे मातोश्री से ही सरकारी कामकाज संभालेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि उद्धव ठाकरे किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देंगे। जरूरत पड़ी तो वो बहुमत साबित करेंगे। बड़ी खबर पंचकुला से सेक्टर 5 में भीम पुरस्कार वितरण समारोह। हरियाणा के राज्यपाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर भी मौजूद थे और खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तो खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। नकद पुरस्कार दिया जा रहा है खिलाड़ियों को। आपको बता दें कि 52 खिलाड़ियों को चयनित किया गया है पुरस्कार के लिए और 5-5 लाख रुपए की राशि देकर सम्मानित इन खिलाड़ियों को किया गया है। इस समारोह में तो खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह की ओर से कहा गया कि पहले भाई भतीजावाद के आधार पर अवार्ड दिए जाते थे, लेकिन अब काबिलियत के आधार पर सम्मानित किया जाता है। तो ये पंचकुला से बड़ी खबर। कार्यक्रम की तस्वीरें भी आपके सामने। राज्यपाल पहुंचे, विधानसभा स्पीकर पहुंचे हैं, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पहुंचे हैं। खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। साथ ही कहा गया कि अब भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाता है। ये 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसमें 5 लाख रुपए का नगद इनाम होता है और एक भीम अवार्ड जी का स्टैचू जो है वो दिया जाता है। और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना परफॉर्मेंस दी है और मेडल जीते हैं। ऐसे 52 खिलाड़ियों को दिया गया है। सर, ये भीम अवार्ड हरियाणा का खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च अवार्ड है क्या? मासिक ये सबसे बड़ा अवार्ड है स्टेट लेवल का हमारे हरियाणा का भीम अवार्ड खिलाड़ियों के लिए। और
5,000 रुपये प्रति माह ऑनर के रूप में इनको दिया जाता है। अब एक बड़ी खबर है फतेहाबाद से मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ा ये मामला है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पवन गुर्जर और प्रदीप को हिरासत में लिया गया। बताया जाता है दोनों आरोपियों पर कई मामले दर्ज हैं, इनमें हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज है और माना जा रहा है कि ये दोनों की दोनों गिरफ्तारी जो हुई है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मूसेवाला मर्डर केस में हिसार के बाद अब फतेहाबाद का नाम सामने आता नजर आ रहा है। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी जांच लगातार जारी है, कहीं देहरादून से तो कहीं गुजरात और हरियाणा से भी कई गिरफ्तारी इससे पहले हो चुकी हैं। अब ये दो गिरफ्तारी फतेहाबाद से की गई है। इसी मामले से जुड़ी हमारे संवाददाता जसपाल सिंह की ये रिपोर्ट आप देखें। पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार लगातार फतेहाबाद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद से तार इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि अब तक दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से फतेहाबाद के बेडाना गांव के पवन बिश्नोई और नसीब को गिरफ्तार किया था पहले, और अब 2 गिरफ्तारियां दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने की है, जिनमें पवन गुर्जर और प्रदीप है जो कि दौलतपुर गाँव का रहने वाला है और पवन जो है खराती खेड़ा का रहने वाला है, और उन दोनों के ही होटल है यहाँ, और ये इसी होटल पर वो जो है जो सिद्धू मूसेवाला के जो हत्या में शामिल हुए थे शूटर हैं वो यहाँ रुके थे। यहाँ से होते हुए वो पंजाब की तरफ वो निकले थे, और उसके बाद जब 29 तारीख को सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो यहाँ से होकर वो जो शूटर्स हैं अंकित सैरसा और प्रियव्रत फौजी वो यहाँ रुके थे, और इसी होटल के अंदर वो यहाँ से रुक के, और बताया ये जा रहा है कि यहाँ आने के बाद वो बाया पंजाब होते हुए यहाँ से निकले। यही वो रास्ता है, आप दिखा सकते हैं कि ये जो पंजाब होते हुए ये रास्ता है, वहाँ से निकले हैं ये। और अब जो गिरफ्तारियाँ हुई है, 2 गिरफ्तारियाँ हो चुकी है, पवन गुर्जर और प्रदीप है, उनकी गिरफ्तारियाँ हो चुकी है, और इसी होटल बताया ये जा रहा है कि इसी होटल में वो रुके हैं। और अब दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस जो है उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर उनकी इस केस के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट रही है। खबरें अब तक के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह। अगली खबर है फरीदाबाद से, जहां बल्लभगढ़ में मंचलों पर पैनी नजर रहने वाली है, जिससे कि महिलाएं बेखौफ होकर घर से बाहर निकल पाएंगी। तो 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं पुलिस ने आखिरकार क्या फैसला लिया है, देखिए। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ जिले में इन दिनों पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा उठाया है। बल्लभगढ़ जिले के अंतर्गत पड़ने वाले पार्कों में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। दरअसल पुलिस का एक कदम मंचलों के खिलाफ है। बल्लभगढ़ में पुलिस को पिछले कुछ समय से शिकायतें मिल रही थी कि पार्कों में मंचले महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रही है। फिर क्या था, शिकायत मिलते ही एसएचओ नेहा राठी की नजर पार्कों की ओर टिकी। इतना ही नहीं, एसएचओ नेहा राठी खुद पार्क की गश्त करने भी पहुंची। तो हमने एक अभियान चलाया हुआ है कि हम सिविल में हर जगह जाएंगे और उन पर नजर रखेंगे। आज भी हमने इस तरह के कई लड़कों पर कानूनी कार्रवाई की है और उनके खिलाफ उनको जेल भी भेजा है। इस बीच मंचले पुलिस की वर्दी देखकर पहले ही सतर्क हो रही है और इसके लिए एसएचओ नेहा राठी सादे कपड़े में पार्क में पहुंची। हालांकि कुछ शरारती तत्वों को पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का भी काम किया। और यहाँ पार्कों में भी किसी भी तरह की कोई समस्या हो या कोई भी लड़के उसको गलत तरीके से देख रहे हो या पीछा कर रहे हो या गलत अभद्र व्यवहार उनके साथ हो रहा हो तो वो हमें बताएं, हम आके यहाँ पे उनकी रक्षा करेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और अब एक बड़ी खबर पानीपत से है, रौनक हत्याकांड मामला है ये। तो अंतिम संस्कार के बाद गांव में तैनात रहा भारी पुलिस बल। विनोद और संजय से आज पुलिस पूछताछ करेगी। तो 2 आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अपहरण का ये मामला है। अपहरण के बाद हत्या इस मामले में कर दी गई थी। पुलिस की तरफ से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि आज पुलिस गांव में दोनों आरोपियों को लेकर जा सकती है और पुलिस की तरफ से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने का प्रयास आज के दिन रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मासूम की निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया। हालांकि पैसे की मांग की गई थी, चिट्ठी एक घर के सामने रखी गई थी, जिसके बाद घर वाले पैसे देने को भी तैयार थे। साथ साथ पुलिस को भी जानकारी दे दी गई थी। फुटेज के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन उससे पहले वारदात को अंजाम दे चुके थे, जिनकी निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद किया गया था। तो वही पानीपत से खबरें अभी तक के संवाददाता की तरफ से ग्राउंड पर जाकर जायजा लिया गया है कि क्या स्थिति गांव में देखने को मिल रही है। देखिए में रौनक को डाल दिया जाता है, तब तक जो रौनक था वो जिंदा था। जैसा कि गांव वालों ने बताया सूत्रों के मुताबिक, ये रास्ता देखिए, ये जो जवार के जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये गिरे हुए बिछे हुए, यानी इस रास्ते से संजय और विनोद रौनक को एक बोरे में डालकर
यहाँ पर पहुंचते हैं। ये वो बिल्डिंग है जिसकी चाबी भी विनोद के पास होती थी। इस शटर को उठाया जाता है और तकरीबन आधे घंटे 10-15 मिनट शव को इस बिल्डिंग के अंदर रखा जाता है। उसके बाद वो इंतजार करते हैं। सामने मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए एक बार, सामने गली है और उस गली के उस पार वो तालाब है जिसमें उसको फेंका गया। तो कुछ देर इस बिल्डिंग के अंदर डेड बॉडी रखने के बाद जो है वो इंतजार करते हैं गली सुनसान होने का। तो ये गेट है, देखिए, इस गेट से जो बोरा था वो यहाँ से संजय और विनोद यहाँ पर आकर देखते हैं कि गली बिल्कुल सुनसान है। दोनों तरफ वो देखते हैं क्योंकि देखिए सामने जहां पर पुलिस के मुलाजिम हैं, जस्ट वो जो सीमेंटेड मकान दिखाई दे रहा वो विनोद का मकान है। तो दोनों तरफ गली क्लियर हो जाती है। उसके बाद वो शव को उठाकर यहाँ पर लेकर आते हैं। देखिए इस रास्ते से विनोद, संजय बोरी के अंदर शव को डालकर यहाँ पर पहुंचते हैं और बताया जा रहा है कि बोरी के अंदर ईंटें थी। बोरी के अंदर क्या कुछ था? बोरी के अंदर ब्लॉक वाली ईंट थी। 6 ईंट तो ब्लॉक की थी और 2 उसी भट्टे वाली ईंट थी। अच्छा, ईंटें क्यों रखी गई थी? ईंटें वो नीचे दबे रहा है, ऊपर नहीं आवा है। तो वो बोरी का मकसद उनका ये था कि ताकि जो ये तालाब दिखा रहे हैं, इस तालाब के बारे में ये कहा जाता है, अगर इसमें मैं कहना चाहूंगा एक बार दिखाए, ये तालाब ऐसा माना जाता है कि काफी गहरा है। अगर इसके अंदर पशु भी चले जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, काफी हादसे हो चुके जानवरों के साथ। तो उनका ये इरादा था कि साफ तौर पर यहाँ पर शव को फेंक देंगे और कभी ऊपर नहीं आएगा, दलदल में धंस जाएगा। तो उनका ये इरादा लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। आखिर जो दोनों है वो हत्थे चढ़ गए। पुलिस के एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उनको दबोचा और सख्ताई से पूछताछ की तो उनकी निशानदेही पर शव यहाँ से बरामद कर लिया गया। कितने बजे बरामद किया गया? 10:30 नहीं, 11 साढ़े 11 बजे की बात है जी बरामद किया था। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो और आगे की कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई तो हम संतुष्ट है इसकी, पुलिस की। तो आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? अगर कार्रवाई चाहो न लिया और सीधी गोली मारो उनका, या कार्रवाई चाहो हम तो वो तो फिर आ जाएंगे महीने में, साल में, 2 साल में फिर आ जाएंगे। ऐसे बच्चे की निर्भय हत्या करनी, बताओ क्या कर लिया बच्चे ने? कुछ नहीं किया बच्चे ने। तो मरिया बच्चा मामा करके चिलक का मरिया। अच्छा, पापा बचा ले मम्मी करके मरिया बच्चा जी, दम घोटा यहाँ से। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना तड़पा होगा मासूम, क्योंकि सुनने में यह कि जो संजय था उसने पैर भी दबाए और गला घोटा। तो बुरे हालात में बच्चे के साथ ये हालात किए गए। उसके बाद उसको मारकर यहाँ पर फेंका गया। शायद उस वक्त भी कुछ सांस बचे होंगे जब इस तालाब में उसको फेंका होगा, क्योंकि अनुमान ये जब वो बोरी में डाला गया था तब उसमें सांस थे। तो फिलहाल गांव के अंदर पुलिस बल तैनात है ताकि किसी प्रकार का कोई आपस में झगड़ा ना हो जाए दोनों परिवारों में। तो पूरा गांव इस वक्त गम के माहौल में है। अपने सहयोगी के साथ प्रदीप रेड्डू, खबर अभी तक, पानीपत। देश में आज 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें पंजाब समेत यूपी, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा जैसे राज्य की सीटें शामिल हैं। देखिए, देश में आज 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इनमें उत्तर प्रदेश की 2 और पंजाब की 1 लोकसभा सीट शामिल है। वहीं त्रिपुरा की 4 और आंध्र प्रदेश, झारखंड और दिल्ली की 1-1 विधानसभा सीट शामिल है। सभी सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई और शाम 6 बजे तक चलेगी। उपचुनाव के नतीजे 26 जून को घोषित किए जाएंगे। लोकसभा की जिन 3 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर और पंजाब की संगरूर सीट शामिल है। वहीं 7 विधानसभा सीटों में दिल्ली की राजेंद्र नगर, झारखंड की मंदार, आंध्र प्रदेश के आत्मकुर और त्रिपुरा की अगरतला टाउन, बोरदोवाली, सुरमा और जुबाराजगढ़ सीट शामिल है। भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई संगरूर लोकसभा सीट पर आप ने गुरमेल सिंह को, कांग्रेस ने दलवीर सिंह गोल्डी और बीजेपी ने केवल ढिल्लों को मैदान में उतारा है। शिरोमणि अकाली दल ने कमलदीप कौर के खिलाफ अपने प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान को मैदान में उतारा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा खाली किए गए आजमगढ़ में वहीं देश के कई राज्यों में गर्मी का सितम लगातार जारी है। मानसून का इंतजार हो रहा है और इस बीच मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अगले 5 दिनों में भारी बरसात होगी। रिपोर्ट। तो अगले कुछ दिन में मानसून दिल्ली पहुंचेगा, ये रिपोर्ट आप देखिए। देश में मानसून का असर अब तेजी से दिखने लगा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी हवा के प्रभाव से अगले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बरसात होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बयान में कहा है कि उप हिमालयी जिलों दार्जिलिंग, कम्पलिंग,
जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार और अलीपुरद्वार और सिक्किम में कुछ एक इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी हवा के प्रभाव में बरसात होने की संभावना बन रही है। राजस्थान के कई इलाकों में मानसून से पहले की बरसात का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में राज्य के बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार इस दौरान सर्वाधिक बरसात नोका, बीकानेर में हुई है, जो कि 47 मिलीमीटर दर्ज की गई है। तो वहीं माउंट आबू में 35 मिलीमीटर बरसात हुई है। दक्षिण पश्चिमी मानसून अपनी सामान्य तिथि 27 जून के आसपास दिल्ली पहुंचेगा। मानसून सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है। देश के कई राज्यों में भारी बरसात से तबाही का मंजर भी सामने आ रहा है। असम में बाढ़ से हाल बेहाल हो गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में भी भारी बरसात ने तबाही मचा दी है। देखिए, देश के कई हिस्सों में भारी बरसात के बाद तबाही मची है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक राज्यों में बुरा हाल है। एक तरफ जहां असम में बाढ़ से बुरा हाल है, पूरा असम डूब चुका है। सेना और एनडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में भी बरसात ने हाल बेहाल कर दिया है। बहाव इतना तेज है कि खड़े हो पाना मुश्किल है, गाड़ियां तक बह गई हैं। असम में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। गांव दरिया बन गई हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गांव के गांव पानी में डूब रहे हैं। राहत और बचाव के लिए सेना कमान संभाल चुकी है। असम के चिरांग से आई राहत और बचाव की तस्वीरों में सैलाब के बीच बड़ी संख्या में लोग फंसे, उन्हें रस्सी के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। जवान इन लोगों के लिए देवदूत से कम नहीं है। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बरसात से सड़क पर सैलाब आ गया। नासिक में पानी का बहाव सब कुछ अपने साथ ले जाने को आमादा है। गलियों में पानी का बहाव इतना तेज है कि उसके बीच खड़े हो पाना भी मुश्किल है। तेज बरसात की वजह से गलियों में अचानक सैलाब आ गया। जब तक लोग संभलते, पानी के बहाव में सब कुछ बह चुका था। चलिए, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंची पीएम आवास। पीएम मोदी से मुलाकात के लिए पहुंची हैं और पीएम आवास पहुंची हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद मुर्मू केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रही है। तो एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर इन्हें पेश किया गया है और अब केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात काफी खास है, क्योंकि अभी उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। उसके बाद ये उनकी पहली ही मुलाकात मानी जा रही है पीएम मोदी से। अब देखना होगा कि किस तरह से राष्ट्रपति का ये पूरा चुनाव संपन्न होता है। दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार इसको लेकर प्रयास कर रहा है। कोरोना की बात करते हैं। भारत में कोरोना केस में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बीते दिन के मुकाबले ये आंकड़ा 3 गुना अधिक है। देखिए, देश में कोरोना केस में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 13,195 नए केस मिले हैं। कोरोना से मौतों का आंकड़ा पिछले दिन के मुकाबले लगभग 3 गुना बढ़ गया है। इस दौरान कोरोना ने 38 लोगों की जान ली है, जबकि इससे पहले 13 लोगों की मौत हुई थी। देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 82,550 हो गई है। इससे पहले इसका आंकड़ा 81,687 था। ठीक होने वालों की संख्या 10,910 दर्ज की गई है। देश भर में सबसे ज्यादा मामले और मौतें केरल में हुई हैं। देश में कोरोना के फिर से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी अफसरों के साथ समीक्षा कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय देश में कोरोना के मामलों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी के कारणों और उपायों पर मंथन कर रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट से चर्चा की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। देश में पिछले दिनों से कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और किसान नेता राकेश टिकैत ने हिमाचल में किसान आंदोलन शुरू करने की बात की है। दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश में किसान आंदोलन का बड़ा केंद्र बन सकता है। दिल्ली में किसान आंदोलन के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी किसान आंदोलन शुरू होगा। सिरमौर से लाहौल स्पीति तक किसानों को एकजुट किया जाएगा, जिसके बाद पूरी रूपरेखा तैयार कर हिमाचल में किसान आंदोलन का रण तैयार होगा। इस बात का ऐलान बिलासपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने किया। बिलासपुर में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हिमाचल में किसानों की अनदेखी की गई है। यहाँ चल रहे रेलवे, 4 लेन, एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में लोगों को सही मुआवजा नहीं मिला है, जिसका विरोध अब किसानों के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में शुरू होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि बिलासपुर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जिसने यहाँ भाखड़ा बांध बनाने के लिए अपने घरों तक का बलिदान दिया, लेकिन आज तक भूमि का सही मुआवजा स्थानीय लोगों को नहीं मिला।
राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली के किसान आंदोलन का दूसरा फेज हिमाचल में शुरू होगा। इसके साथ हिमाचल के किसानों को फसल का मुआवजा और टावर लाइनों का पैसा था केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पूरा नहीं दिया गया। पूरे मसले को लेकर देशव्यापी आंदोलन होगा। हिमाचल हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अमजद सईद ने शपथ ग्रहण कर ली। अमजद सईद हिमाचल हाईकोर्ट के 27वें चीफ जस्टिस बन गए। ये रिपोर्ट आप देखते हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश अमजद सईद ने शपथ ग्रहण कर ली है। न्यायाधीश अमजद सईद प्रदेश हाईकोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति अमजद सईद के नाम की सिफारिश की थी। बता दें, जस्टिस अमजद सईद बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के तौर पर सेवारत थे। 21 जनवरी 1961 को जन्मे न्यायमूर्ति सईद ने 1984 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। बॉम्बे हाई कोर्ट में सहायक सरकारी वकील भी रहे। इन्होंने सरकार की ओर से मैंग्रोव, कचरा डंपिंग, चैरिटेबल अस्पतालों में गरीबों के लिए निःशुल्क और रियायती चिकित्सा उपचार, जैव चिकित्सा अपशिष्ट और कुपोषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित जनहित मामलों में पैरवी की है। जस्टिस अमजद सईद 21 जनवरी 2023 तक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान चीन से लगातार कर्ज ले रहा है और चीन से बढ़ते कर्ज को भुगतान करने के लिए पाकिस्तान गिलगिट बल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को पट्टे पर दे सकता है। और इसका विरोध पाकिस्तान में जरूर होगा, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते और चीन के दखल को बलूचिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चेतावनी कुछ संगठन दे भी चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान के आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की शाहबाज सरकार की तरफ से प्रयास किए गए कि आर्थिक हालातों को संभाला जाए, लेकिन इसी बीच चीन की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया गया है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को बिजली की सप्लाई करता है और पाकिस्तान की तरफ से चीनी बिजली कंपनियों का बिल नहीं भरा गया। दूसरी तरफ चीन का बड़ा कर्ज भी पाकिस्तान पर चढ़ता जा रहा है। ऐसे में चीन का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान सरकार की तरफ से एक रास्ता निकाला गया है। आर्थिक बदहाली के दलदल में फंसे पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। पाकिस्तान ने कश्मीर के अवैध कब्जे वाले गिलगित बल्टिस्तान का इलाका चीन को सौंपने की तैयारियां तेज कर दी है। माना ये जा रहा है कि पाकिस्तान चीन का लोन नहीं चुका पा रहा और लोन चुकाने में राहत के तौर पर अब उसने पाकिस्तान का एक हिस्सा चीन को देने का निर्णय लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गिलगित बल्टिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं, बल्कि बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। चीन के दखल को पहले भी बर्दाश्त नहीं करते थे। इसको लेकर प्रदर्शन पहले भी देखने को मिल चुके हैं। एक तरफ तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी थमी नहीं है। अब एक नई जंग होने के आसार बन रहे हैं। माना यह जा रहा है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। तो वहीं अगर चीन हमला करता है ताइवान पर, तो ताइवान के साथ कौन सा देश होगा, रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ तो दुनिया इंतजार कर रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग शांत हो जाए, लेकिन इसी बीच एक और जंग की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल माना ये जा रहा है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला बोल सकता है, क्योंकि चीनी विमान ताइवान के आसमान पर उड़ रहे हैं और ये तमाम विमान लड़ाकू विमान हैं। चीन के 29 लड़ाकू विमान ताइवान के एक बड़े इलाके पर घूम रहे हैं। चीन की तरफ से घोषणा की गई है कि ये पूरा इलाका चीनी एयर डिफेंस सिस्टम के तहत आता है। ताइवान के एयर स्पेस में चीन के विमानों की एंट्री के साथ ही अब कई तरह की अफवाहें भी सुनने को मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट उड़ते दिखाई दिए गए हैं। तो वहीं ताइवान की तरफ से इस हरकत की निंदा की गई है। ताइवान की तरफ से कहा गया कि इस एक साल में चीन की तरफ से ये तीसरी बार हरकत की गई है। एक बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान ताइवान की तरफ भेजे गए हैं। अब हिमाचल से एक बड़ी खबर मिल रही है। हिमाचल के चंबा में लैंडस्लाइड हुआ है। चंबा होली मार्ग पर जूरा मंदिर के पास अचानक से पहाड़ी का एक हिस्सा दरक गया है, जिसके चलते मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। नतीजन वाहनों समेत यात्री भी सड़क के बीच में फंसे हैं। तो लैंडस्लाइड की समस्या बरसात के मौसम में बढ़ जाती है और खास कर ऐसे इलाके जो कि लैंडस्लाइड के तौर पर एक्टिव माने जाते हैं, एक्टिव जोन हैं, वहां पर लैंडस्लाइड की समस्या बढ़ती नजर आती है। और ऐसे में
अक्सर समस्याएं तब खड़ी हो जाती है जब पहाड़ी का हिस्सा दरक कर रास्तों पर आ गिरता है। एक बार फिर से चंबा से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। तो चंबा से ये तस्वीर आपके सामने, लैंडस्लाइड हुआ है, ट्रैफिक बाधित हुआ है। नीतीश शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। नीतीश, अब क्या स्थिति है, क्या ट्रैफिक बहाल हो पाया है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आज चंबा होली मार्ग पर चूरा मंदिर के पास सुबह एक अचानक पहाड़ी ट्रक पड़ी जिस कारण आवाजाही दोनों तरफ से वाहनों के ठप हो गई थी। लेकिन लोक निर्माण विभाग जेसीबी से रास्ते को खोलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अभी तक रास्ता जो बहाल नहीं हो पाया थी। चलो, बहुत शुक्रिया नीतीश, ये पूरी जानकारी आपने दी। अभी तक ट्रैफिक बहाल नहीं हो पाया है, यात्री बीच सड़क फंसे हैं, वाहनों की कतारें लग गई हैं। तो तस्वीर आपके सामने, जहां पहाड़ी दरकने का, लैंडस्लाइड होने का ये मामला सामने आया है।